तो गेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 47 मार्क्स लाया था और सेकंड अटेम्प्ट में सीधा 61। सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आई रेक्टिफाइड इन ऑर्डर टू इंप्रूव माय मार्क्स डायरेक्टली फ्रॉम 47 टू अराउंड 61.5? व्हाट डू यू थिंक? So one of the major step which I took was proper mock test analysis because first attempt से पहले मैं ज़्यादा full length test दे नहीं पाया था, mock test दे नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा था। अब तुम लोग में से भी कुछ लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रॉपर मॉक टेस्ट एनालिसिस पे वीडियो बनाने के लिए, तो ये लो वीडियो आ गई। अब लोग दो तरीके से सीखते हैं, पहला खुद गलती करके और दूसरा दूसरों की गलतियों को ऑब्जर्व करके। अब तुम खुद ये गलती ना करो, इसीलिए मैं इस वीडियो में फुल प्रूफ मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे तुम अपना मॉक टेस्ट एनालिसिस यहाँ से यहाँ ले जा सकते हो और जिससे न सिर्फ तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे बल्कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी इंप्रूव होंगे। और ये मेथड मेरे फैकल्टी ने बताया था मुझे जब मैं कोचिंग करता था और इसको मैंने अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज कर दिया था। तो तुम्हें भी ये सजेशन है कि इस वीडियो को पूरा फॉलो मत करना, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज करना और उसके बाद इसको फॉलो करना। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, माय नेम इज रोहन जायसवाल एंड आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम IIT गुवाहाटी एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ सीनियर इंजीनियर एट सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट बैंगलोर। और तुम्हें कोई भी गेट, प्लेसमेंट, इंटरव्यू या कोडिंग रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो अपने भाई को याद करो और नीचे दिए गए इस ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल ड्रॉप करो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल, और नहीं तो नीचे कमेंट इट डाउन ब्रो। तो चलो शुरू करते हैं और चलते हैं स्क्रीन में बताता हूँ तुम्हें कि कैसे तुम अपने मॉक टेस्ट एनालिसिस कर सकते हो। डोंट वरी, मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। ओके, सो लेट्स कम टू द स्क्रीन हियर। तो एक काम करो कि सारे क्वेश्चंस को, जितने भी 65 क्वेश्चंस है, तो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे, तुमने कुछ क्वेश्चंस गलत कर दिए होंगे, तुमने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए होंगे, है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड करो कि आउट ऑफ ऑल द 65 क्वेश्चंस वो 4 कैटेगरी में डिवाइड करो। तो पहला कैटेगरी वो कैटेगरी होगा जो क्वेश्चंस तुम्हारे नोन नॉलेज से आया था और तुमने उसको करेक्ट किया है। ओके, दूसरा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हारे नोन नॉलेज या कॉन्सेप्ट से आए होंगे बट तुमने उसको इनकरेक्ट कर दिया। रीज़न चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सेली मिस्टेक से हुआ हो, चाहे वो फार्मूला मिस्टेक से हुआ हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हल्का हल्का लैग हो रहा होगा, या फिर तुमने कुछ फार्मूला भूल गया, कॉन्सेप्ट भूल गया, वो सब, बट बेसिकली तुमने उसको गलती कर दिया है। ठीक है, तो उसको अपन इनकरेक्ट लिखते हैं इधर। और हैंड राइटिंग को थोड़ा बियर कर लेना। ओके, इतना अच्छा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ बट आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि क्या लिख रहा हूँ मैं, है ना। और थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस वो सारे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो तुमको न्यू मिले, मतलब तुमने वैसा क्वेश्चन कभी देखा नहीं था बट वो विद इन द सिलेबस ही है। ठीक है, और तुमने उसको कभी देखा नहीं है बट तुम्हें वो करना चाहिए ऐसा। तो उस कैटेगरी को लेट्स सपोज से दिस इज आर न्यू क्वेश्चंस, है ना। और जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है वो सारे इररिलेवेंट क्वेश्चंस है। ओके, जिससे तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर तुम्हें भी नहीं पता तुम मेरे इस वीडियो पे देख सकते हो। मैंने बताया कि हाउ यू कैन इम्प्रूव मार्क्स इन टेस्ट सीरीज, तो इसमें मैंने बताया कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इररिलेवेंट क्वेश्चंस, यहाँ आई बटन पे आ रहा होगा। अब तुम्हें एनालाइज करना है कि कौन सा कैटेगरी में कैसे कैसे तुम एनालाइज कर सकते हो, है ना। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये करते हैं कि जो क्वेश्चन उनका करेक्ट हो जाता है वो उनको छोड़ देते हैं और बढ़ जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है। बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुम एनालाइज करो कि तुम्हारा जो क्वेश्चन करेक्ट हुआ है वो क्यों करेक्ट हुआ है। हाँ, आई नो, मैं भी ये गलती करता था कि करेक्ट क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करता था, बट यू शुड एनालाइज कि तुम्हारा वो क्वेश्चन करेक्ट क्यों हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि तुम कुछ नॉलेज लेकर के तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर दियो, वो करेक्ट हो गया, बट जब तुम सॉल्यूशन उसका देखते हो तो उसमें तुम्हें और भी कुछ कॉन्सेप्ट पता चलता है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पता चलता है, जिससे तुम अगर सेम क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है राइट गेट के पेपर में, बट अगर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो तुम उस नॉलेज से तुम्हें हेल्प हो जाएगा मेन गेट एग्जाम में। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि तुम करेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देखो कि उसने क्या अप्रोच फॉलो किया है, ताकि उसका वो क्वेश्चन द ऑप्शन वो करेक्ट हुआ है। ठीक है, तुम्हारा अप्रोच उसका अप्रोच, दोनों अप्रोच कंपेयर करो। क्या पता हो सकता है कि उसने कुछ शॉर्टकट यूज़ किया हो, तब जाके तुम्हारा टाइम बच सकेगा, या फिर उसने कुछ दूसरा अप्रोच यूज़ किया हो तो उससे भी तुम्हारा टाइम बचेगा, है ना। तो करेक्ट क्वेश्चन को भी एनालाइज करो। और इसके साथ साथ ये भी बोलूँगा कि करेक्ट क्वेश्चन को एनालाइज करने का भी तरीका होता है। ठीक है, मतलब तुम्हें तो पता है कि ये ऑप्शन सही है, ABCD में एक पर्टिकुलर ऑप्शन सही है, बट बाकी के ऑप्शंस गलत क्यों है ये पता करना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो यार, मैंने एक गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिया ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल के लिए, ताकि तुम्हें पता चले कि अगर कोई ऑप्शन गलत है तो ये पता करना कि वो गलत क्यों है कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पेजिंग। तो ये पेजिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये पेजिंग इनकर्स मेमोरी ओवरहेड्स। तो तुम्हें पता है, अगर पेजिंग का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि पेजिंग में पेज टेबल बनता है। ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा मेमोरी लगता है। तो जब एक्स्ट्रा मेमोरी लगता है तो मेमोरी ओवरहेड होगा ही ऑब्वियसली। तो ये ऑप्शन चलो सही है। सो सिंस इसमें तुम्हें पूछ रहा है कि
करेक्ट ऑप्शन बताओ, तो ये तुमने करेक्ट कर दिया। अगर इसमें इनकरेक्ट पूछा होता तो तुम क्या करते? और ऑल्सो ये चलो, अगर ये अगर ये MCQ रहता तो तुमने एक करेक्ट करके तुम आगे बढ़ गए, बट अगर ये MSQ रहता, मतलब अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होता, तो तुम्हें तो पक्का से पता होना चाहिए कि क्या क्या पेजिंग में होता है और क्या क्या पेजिंग में नहीं होता है, तब जाके तुम मोर देन वन ऑप्शन सेलेक्ट कर पाओगे, राइट? तो पहला तो तुम्हारा ऑप्शन सही हो गया। चलो, दूसरा ऑप्शन क्या बोला कि मल्टी लेवल पेजिंग इज नेसेसरी टू सपोर्ट पेजेस ऑफ डिफरेंट पेजेस, ठीक है, आई मीन पेज साइज। तो ये पता होना चाहिए कि अगर पेजिंग पढ़ा है तुमने कि पेज साइज हमेशा एक सेट किया रहता है पहले से, तो डिफरेंट साइजेस का पेज साइज नहीं होता, तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है। अभी थर्ड ऑप्शन में आते हैं, तो पेज साइज हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, तो ये भी गलत है, बिकॉज इंटरनल फ्रैगमेंटेशन पेजिंग में नहीं होता है, ठीक है, पेजिंग में एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होता है। तो इधर वही बोल रहा है कि पेजिंग हेल्प सॉल्व द इशू ऑफ एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, करेक्ट। तो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का इशू सॉल्व करता है पेजिंग, तो ये डी सही हुआ, ठीक है। अब ऑल्सो अगर तुम्हें सपोज करो कि तुम ये क्वेश्चन ये टिक करके आगे बढ़ जाते, तो तुम्हें पता नहीं चलता ना कि तुम्हारा इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, पता होना चाहिए। सपोज करो कि पेजिंग में ना पूछ करके सेगमेंटेशन में पूछ लिया होता कि सेगमेंटेशन में इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होता है क्या, सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होता है क्या, तो अगर तुम्हें एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन इंटरनल फ्रैगमेंटेशन पता होगा तो ही तुम आंसर कर पाओगे, है ना। तो अभी इनकरेक्ट ऑप्शन आई मीन क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज कर सकते हो, तो इनकरेक्ट को तुम ऐसा करो कि सारे सब्जेक्ट वाइज कर दो, ठीक है। तो सपोज करो कि तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तुम ऐसा करके एक टेबल बनाओ। सपोज करो कि यहाँ पे TOC के लिए मैं कर रहा हूँ, और आई विल से कि TOC सब्जेक्ट वाइज ना करके टॉपिक वाइज करो, इसको सब्जेक्ट को भी टॉपिक में डिवाइड करो, टॉपिक 1 और टॉपिक 2, ठीक है। और उधर सारे टॉपिक्स में लिखो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो तुमने इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में आया था और तुमने गलत कर दिया। सपोज करो कि चलो TOC में ही सपोज करो कि तुमने लिखा ए नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत किया, इधर B किया, इधर C किया, इधर D किया, इधर E किया, इधर F किया, G H I J, और उसके बाद अगेन फॉर अनदर सब्जेक्ट सपोज करो तुमने OS का ही है, तो उसी तरह तुम इधर लिखोगे, और उसके बाद यहाँ पे एक टोटल करो, है ना, एक टोटल करो, इधर कर सपोज करो PQRST। अभी तुम्हारा सपोज करो कि तुमने ये टेबल बना दिया, तो तुमको इसको देख के पता चलेगा कि तुम्हारा कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक होल टोटल भी निकाल सकते हो, इन सबको ऐड करके कि तुम्हारा कितना गलत हुआ क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी तुमको इन सबको देख के पता चलेगा कि कौन सा टाइप ऑफ मिस्टेक्स तुम यूजुअली कर रहे हो, ठीक है। अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स कर रहे हो तो हाउ यू कैन रेक्टिफाई दिस, तो श्योरली यू हैव टू रिविजिट रिवाइज द कॉन्सेप्ट अगेन, उसके बाद तुम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, है ना, तभी जाकर तुम्हारा ये इंप्रूव होगा। और अगर तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो हाउ यू कैन इंप्रूव इट। तो मैं ऐसा करता था कि मैं अपना एक अलग सा नोटबुक बना लिया था, जिसमें मैं अपना सारा मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स लिखता था कि मैं कौन कौन सा मिस्टेक्स फ्रीक्वेंटली कर रहा हूँ, कौन कौन सा टाइप का सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, उस पर ध्यान दो। तो मैंने ऐसा भी किया था कि कॉपी तो बनाया था ही, बट गेट एग्जाम से पहले कुछ दिन पहले तक मैं जो भी मेजर सिली मिस्टेक्स करता था ना, उसको मैं अपने फ़ोन के वॉलपेपर में लगा लिया था, ठीक है, ताकि मैं जब भी फ़ोन खोलूँ तो मुझे वो हिट हो जाए कि अरे हाँ ये सब मैं सिली मिस्टेक्स करता था। तो मुझे ऐसा ना हो, देखता रहूँ, बार बार देखता रहूँ, तो तुम्हें खुद ही एक मसल मेमोरी में चला जाएगा कि यार ये सब मिस्टेक्स कर रहा हूँ तो ये सब मिस्टेक्स मत करो, ठीक है। एक काइंड ऑफ एक वियर्ड सा तरीका है, बट ठीक है, मेरे लिए वो था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट भूल जाता था और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें भूल जाता था। तो इसीलिए मैं ऐसा कुछ किया कि जो चीज़ मैं फ्रीक्वेंटली देखता था, तो उसी चीज़ से मैंने मिस्टेक्स लगा दिया कि यार इसको देखूंगा तो मुझे मिस्टेक्स याद आ जाएगा, ठीक है। और फ़ोन तो अभी आते हैं कैलकुलेशन और फार्मूला मिस्टेक्स में, ठीक है। तो अभी इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो इसको कुछ नहीं है, ऐसा कुछ, इसको बस प्रैक्टिस से ही तुम इंप्रूव कर पाओगे। और कॉन्सेप्ट फार्मूला अगर गलत डिराइव करो या फिर फार्मूला अगर गलत याद किए हो, तो उसको भी एक नोट्स में लिख के रखो कि तुम कैसे क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, तब जाके तुम जब भी मॉक टेस्ट देने जाओ तो उसके पहले तुम वो सब देख लो एक बार, ठीक है। तो चलो अब आते हैं फोर्थ कॉलम में, विच इज़ द इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ टाइमर एंड प्रेशर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, देखने में बहुत लंबे होते हैं, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स एट द जब टाइमर चलता है माथा में ना, तो उनको डर लगने लगता है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और दूसरा ऐसा होता है कि कभी कभी लोग क्वेश्चंस ईगो पे ले लेते हैं कि यार ये तो मैं पढ़ के आया हूँ, ये क्यों नहीं मेरे से बन रहा है, करते जा रहे, तो एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों में होता है कि एक तो प्रेशर के लिए तुम डर गए और तुम्हारा टाइम खराब हो गया, और एक तो तुम ईगो में ले लिए कि यार तुम वो ये पढ़ के आए हो और ये तुमसे नहीं बन रहा, तो ये तो मैं बना के रहूँगा,
और थर्ड कैटेगरी भी इसमें होता है कि तुम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर दिए, ठीक है, मतलब जल्दी ऐसे सॉल्व कर दिए कि मतलब तुमको क्वेश्चन वो आता था और तुम ओवर एक्साइटेड हो गए और तुम उसको सॉल्व करने चले गए और करते करते ही सिली मिस्टेक या फिर कोई काइंड ऑफ मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो इस तीनों सिनेरियो में ये बोलूंगा कि हर एक क्वेश्चन को तुम हमेशा काम एंड कूल होके दो, इतना एक्साइटेड मत हो जाओ कि तुम क्वेश्चन गलत कर दो, या फिर इतना डर मत जाओ कि तुम क्वेश्चन गलत कर दो, या फिर इतना ईगो पे मत लो कि तुम क्वेश्चन गलत कर दो, ठीक है। अभी आते हैं करेक्ट क्वेश्चन में। तो करेक्ट क्वेश्चन का तो तुमको पता ही है कि कैसे एनालाइज करना है। तो हमेशा रिमेंबर कि लाइक तुम्हारा जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है हमेशा कम हो करेक्ट क्वेश्चन से, ठीक है, और एक्यूरेसी जो तुम्हारा है ग्रेटर देन हमेशा 85 या 90 रहे हमेशा, और इससे कम आ रहा है अगर तुम्हारा तो प्लीज ट्राई टू इम्प्रूव, ठीक है। तो अभी चलते हैं न्यू क्वेश्चन को, हाउ यू कैन एनालाइज न्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी न्यू क्वेश्चन को कैसा एनालाइज कर सकते हो तुम, तो न्यू क्वेश्चन को आई सपोज तुम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, या तो तुमने लाइक अटेम्प्ट किया है उसको और या तो तुमने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर तुमने अटेम्प्ट किया है तो आई एम अज्यूमिंग कि तुम उसमें 95% एटलीस्ट श्योर हो गए तभी तुमने उसका अटेम्प्ट किया है, वरना प्लीज आई सजेस्ट कि डोंट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन बिकॉज नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा खराबी करता है, ठीक है, तुमको कितना पीछे फेंक देगा तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है। तो न्यू क्वेश्चन का क्या करना है यार, तो उसका भी तुम हमेशा एक नोटबुक बनाओ और उसमें सारे क्वेश्चन को लिख दो, ठीक है, जो भी न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हें, जो भी तुमने नया कुछ कॉन्सेप्ट देखा उसमें से उसको पूरा लिख के जाओ। और हाँ, एक और चीज़ ऐड करूंगा इनकरेक्ट वाले का, जो भी तुम क्वेश्चन इनकरेक्ट कर रहे हो ना, तो ऐसा मत करो कि गलत हुआ और सीधा तुम सॉल्यूशंस पे जंप कर गए, ठीक है, ऐसा मत करना। हमेशा ऐसा करो कि जैसे कि मैंने पेजिंग का तुमको एग्जांपल दिया, ठीक है, तो अगर सपोज करो वो तुमने गलत कर दिया, अब तुम्हें क्या करना है उसको, तो तुम्हें अगर उसका एक होता है कि लाइक टेस्ट सीरीज में एक सॉल्यूशन वीडियो दिया होता है, ठीक है, सॉल्यूशन वीडियो या फिर तुम्हें सॉल्यूशन दिया हुआ होगा, तो डायरेक्टली सॉल्यूशन में जंप करने से पहले तुम देखो कि कौन कौन सा उसमें नया कॉन्सेप्ट मिला मेरे को। तो उसमें मैंने बताया कि इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन नया कॉन्सेप्ट मिला जो तुम्हें पता नहीं था। तो पेजिंग का तुम पहले पढ़ो उसको, ठीक है, पहले पढ़ो या फिर कोई यूट्यूब का वीडियो देख लो कि इंटरनल फ्रैगमेंटेशन इन पेजिंग ऐसा करके, या फिर एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन इन पेजिंग ऐसा करके। तो ये वीडियो देखो पहले, फिर वो कॉन्सेप्ट समझो। अब जब समझ लिए तब तुम ट्राई करो कि जो मेरा एग्जिस्टिंग नॉलेज उससे मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वो सॉल्व हो रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो रहा है तब जाके तुम उसका सोल्यूशन देखो कि हाँ यार वो क्या बता रहा है ऐसा, क्योंकि ऐसा कई बार होगा कि तुम्हें जो सॉल्यूशंस मिलेंगे ना वो सॉल्यूशंस विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन ही होंगे ओनली, ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंगली वो कॉन्सेप्ट बताएंगे, बट तुम्हें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, क्योंकि वो क्वेश्चन गेट में नहीं आने वाला है। क्वेश्चन आएगा सेम कॉन्सेप्ट से बट सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट होने वाला है ना, तो वो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ दैट क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हाउ यू कैन कंप्लीट एप्टीट्यूड इन 1 वीक, सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। तब तक के लिए बाय बाय। I don't listen to the haters, man, I treat them like the enemy. Had a couple traitors, man, but now they know the penalty. I tell them, see you later, fam, I do not need this jealousy. I got no time for failure, man, I wanna leave a legacy.